तो हरिहर काका कहानी आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। दुर्घटना क्या थी कि हरिहर काका को उसके भाई की जो पत्नियां थी उन्होंने रूखा सूखा खाना दिया था, तो उन्होंने वे अपनी पत्नियों पर खूब बरसे, मतलब खूब गुस्सा किया। फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए, एक जगह बैठ गए और फिर सोचने लगे। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था, मतलब गांव का कोई व्यक्ति उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो चिंता में सोच में पड़ गए। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, उनको कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। उनको मन में शंका हो गई कि कहीं अगर वो चले गए तो उनके नाम के जो खेत हैं या उसे जो अनाज आता है वो सब तो चला जाएगा। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है, तो मतलब बताने की आवश्यकता नहीं, कहीं ना कहीं मन इन सब बातों की गवाही देने लगता है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बाड़ी पहुँचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर काका को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। तो फिर उन्होंने समझाया कि हरिहर काका बीमार थे, बीमारी से उठे हैं, इसीलिए यहाँ से इन्हें ले जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग चले जाओ, हरिहर आज यहीं पे रुकेगा। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे, पर भाई नहीं माने। इस पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अतः भाइयों को निराश हो वहाँ से लौटना पड़ा, तो वो निराश हो गए और चुपचाप फिर वहाँ से वो लौट गए। रात में हरिहर काका तो भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे, तो इससे पहले कभी भी उन्होंने इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, बहुत सारी मतलब अच्छे अच्छे खाने का व्यंजन उनको दिया गया था। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा में मन में शांति पहुंचा रहे थे, तो हरिहर काका को ये सब बहुत अच्छा लगा। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख शांति का और संतोष पाया उन्होंने, वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था, तो इससे पहले कभी उनको मन की इतनी शांति नहीं मिली थी। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं रहे थे। भावी आशंका उनके मन को मथ रही थी, मतलब मन में कहीं ना कहीं यही था कि वो 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ ज़मीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के ना रहेंगे। तो ये संपत्ति उनकी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी इस संपत्ति पे वो लालच बनाकर बैठे थे कि 15 बीघे ज़मीन थे और वो 2 लाख की संपत्ति थी कम से कम, क्योंकि वो उपजाऊ ज़मीन थी। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुर बाड़ी पहुँच गए। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगने लगे, उन्हें दंड देने की बात कहने लगे, साथ ही खून के रिश्ते की माया भी उन्होंने फैलाई। हरिहर काका का दिल पसिज गया, वह पुनः वापस घर लौट आए। तो इतना पैर पकड़कर माफ़ी मांगे, इतना अपने मतलब भाई होने का एहसास दिलाया कि हरिहर काका का मन जो था वो मतलब पसिज गया कि ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, अपना सगा भाई है। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव और उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। इससे पहले तो उन्हें ऐसा कभी लगा ही नहीं था जैसा आज उनको लगा। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आँखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रखकर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की, क्षमा भी मांगने लगे। फिर उनकी आवभगत और खातिर शुरू हो गई। वैसे खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार होने लगा। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद, 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते, जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में ये लगा कि जो मैं वहाँ गया, एक दिन रहा महंत जी के पास, तो इसी का असर पड़ा है इन भाइयों पे कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इसीलिए ये जो है मेरी सेवा कर रहे हैं।
बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ़ हो जाते हैं। तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बात क्या है बहुत कुछ समझ में आ जाती है। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों को ज़ुबान से घटनाओं की ज़ुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। तो जो लोग थे उनकी जो ज़ुबान थी उससे ज़्यादा जो घटना हुई थी वो पैनी थी और काफ़ी असरदार थी। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल पड़ा था उसका कोई अंत नहीं था। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं है, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। और इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह भी हो गई कि भाई का परिवार तो अपना होता है, अपनी जायदाद जो है उन्हें न देकर उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। मतलब अब गांव में भी हरिहर काका को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी थी कि वो अपना ज़मीन किसे दे। लड़ाई जायदाद और ज़मीन की थी। महंत जी भी ज़मीन जायदाद चाहते थे और तीनों भाई भी ज़मीन जायदाद चाहते थे। तो सबको पैसे का लालच था। तो गांव में इस तरह की बातें शुरू हो गई कि पंडित को यानी महंत को दे देना उचित है ज़मीन, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, भाइयों के साथ धोखा करना उचित नहीं है। जितने मुँह उतनी बातें। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। तो इतना ज़बरदस्त मसला इससे पहले नहीं हुआ था, इसलिए सभी लोग इस बारे में बातें करते थे। अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटना घटे। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे। कुछ अच्छे लोग थे, कुछ बुरे लोग थे, दोनों के अलग अलग पक्ष बन गए। बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर काका अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दे, तभी यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इनके इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। तो एक मत था लोगों का कि ठाकुरबाड़ी को ज़मीन दे दें ताकि ठाकुरबाड़ी के पास बहुत सारे ज़मीन हो जाए। दूसरे लोगों का क्या मत था वो देखिए। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग थे, तो ऐसे लोग धार्मिक थे, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से वे जुड़े हुए भी थे। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग जो हैं वो प्रसाद पाने के लिए वहां जुटे रहते। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचार वाले लोग हैं तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और कुछ लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जो महंत का साथ दे रहे थे, ठाकुरबाड़ी का साथ दे रहे थे, वे खूब चटोर थे, मतलब प्रसाद और अच्छे मिष्ठान खाने के भूखे। तो ऐसे चटोर लोग चाहते थे कि हरिहर काका जो है वो अपना ज़मीन महंत जी को दे दे। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके घर में हरिहर काका जैसे लोग मतलब रह रहे थे, तो वो चाहते थे कि हमारे साथ भी ऐसे ही न्याय हो, हरिहर काका को ज़मीन अपने भाई को या अपने सगे संबंधियों को ही देना उचित था। ठीक है, तो अब लड़ाई शुरू हो गई है कि ज़मीन किसको दे। एक तरफ महंत लालच में पड़ा हुआ, दूसरी तरफ भाई लालच में पड़े। तो देखते कहानी में आगे क्या होगा। आगे की कहानी अब अगले वीडियो।